सभी भैया बहनों को नमस्कार और स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से कर रहे होंगे। आइए अब हम गणित के अगले कालखंड पर अगले विषय बिंदु पर चर्चा करते हैं, बैंकिंग एवं कराधान। हम सामान्य तौर पर ऐसा जानते हैं कि जब भी हम किसी बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर बैंक हमको जो है उस पैसे के एवज में और कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को राशि जो है अदा करती है जब हम उस पैसे को लेते हैं। साथ ही हमने कभी ऐसे अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब हम किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए बैंक से अथवा पर्सनल किसी व्यक्ति से हम जब पैसे उधार लेते हैं तो हमको जो है उस बैंक को अथवा व्यक्ति को और उस उधार लिए गए पैसे के अलावा अतिरिक्त कुछ राशि जो है वो देय होता है। तो जब हमको कोई राशि प्राप्त होती है तो वो हमारे लिए लाभकारी होता है और जब हमको देना होता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि हमने मान लीजिए 100 रुपये लिया और उसके एवज में 6 महीने के बाद हमको 110 रुपये देना पड़ा तो हमको 10 रुपये का जो है हानि हुआ है। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा दी जाने वाली राशि या प्राप्त होने वाली राशि जो है वो ब्याज कहलाती है। कराधान से तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर हम जब भी कोई राशि बैंक से और जो लेते हैं तो सरकार जो है हम पर कुछ चार्ज लगाती है उस राशि के एवज में। तो वह राशि सरकार जो है हमसे लेती है और सरकार के जो योजनाएं होती हैं वो इन्हीं सभी राशि की सहायता से है और जो है संपन्न होती है। तो बैंकिंग के संबंध में साधारण ब्याज हमने कक्षा 10वीं से पहले कक्षा 9वीं में पढ़ा है। अब हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये उधार लेता है 3 माह के लिए, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक माह जो है वह जो मूलधन होता है वह एक समान होता है। मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए P का जो मान होगा अर्थात मूलधन होगा ये हमेशा बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से दर और फिर समय। तो हमने साधारण ब्याज के लिए सूत्र हमने पढ़ा है, एवरेज इंटरेस्ट का हमने फार्मूला पढ़ा है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये हमने पढ़ा हुआ है। किंतु जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ जाता है, अर्थात मूलधन धन ब्याज ये अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। अब इस पर दूसरे वर्ष हमको इस राशि पर जो मूलधन के बाद जुड़ा है और प्राप्त हुई राशि है उस पर हमको जो है वो ब्याज मिलता है। तो अगले साल का मूलधन फिर बढ़ जाता है। तीसरे साल में दूसरे साल का ब्याज और मूलधन ये जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से मूलधन का जो मान होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। इस कारण से चक्रवृद्धि ब्याज का मान जो है वो साधारण ब्याज की तुलना में उतने ही समय में और जो है वो अधिक होता है। ठीक है। तो आवर्ती जमा खाते में एक सूत्र अपने को ध्यान रखना है। आवर्ती जमा खाते में है ना, जमा धनराशि का कुल ब्याज जो है वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है P × R/100 और ये हो जाएगा N × N+1 अपॉन 24 लिखते हैं। आप इसको जो है 24 लिख लें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आपकी बुक में, और इसको 12 बाहर लिख के फिर 2 अंदर कर दिया हुआ है। जहाँ पर N जो है वो मासिक जमा धन है, N जो है मासिक संख्या मतलब माह की संख्या है। ठीक है। ये जो P है ये जो है मासिक जमा धन है, मासिक जमा धन, और R जो है वो रेट है, ब्याज की दर।
ठीक है। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम बहुत ही आसानी से और कुल जमा धन के बारे में वो कितना ब्याज मिलेगा इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र समझ लें। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n, जहाँ पर p प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन है, ये a मिश्र धन है, r जो है दर है और n जो है वह संख्या है, समय है ना। तो इसका मान कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं इसको हम एक बार देखेंगे। यहाँ पर दो तीन बातें हमको समझना होगा। जैसे यदि मान लीजिए ब्याज की दर जो है 10% है, ध्यान रखेंगे आर जो रेट है वो 10% वार्षिक है, यहीं पर मुख्य जो चीज़ है वो समझना है। और मान लीजिए 2 वर्ष के लिए हमने जमा किया है, तो यहाँ पर जो सूत्र हम प्रिंसिपल अमाउंट का जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, मिश्र धन कितना मिलेगा, यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो वार्षिक है और 2 वर्ष दिया हुआ है और हमको जो है गणना भी 2 वर्ष का ही निकालना है। तो ऐसी स्थिति में n का मान 2 हो जाएगा और r जो है वो 10 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि मान लिया जाए हम ये कहते हैं 10% वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए हमको लेना है और जो ब्याज की गणना है वह 6 माही है, 6 माही, ठीक है। तो 6 माही है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितना 6 माही होता है, एक साल में स्वाभाविक है भाई 6 माह को 1 बोलेंगे तो 12 माह का 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है 2 6 माही है, समझ लीजिए साल भर में, ठीक है। इसलिए ब्याज की दर निकालने के लिए हम लोगों जो आर का मान कितना लेंगे गणित बनाते समय, इसको 10 से 10 को और जो है 2 से भाग दे देंगे तो 5% ले लेंगे। तो आर का मान हमको कितना लेना पड़ेगा, 5%, ये 6 माही हो जाएगा, ठीक है। और जो एन का मान है, एन का मान हम लोग कितना लेंगे, अब आपको एक 6 माह का होता है, अपने को ध्यान रखना है। तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होंगे, तो 2 वर्ष में, 1 वर्ष में और जो है 2 6 माही होते हैं, तो 2 वर्ष में 4 6 माही, इसलिए n का मान जो है वो 4 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए 2 वर्ष का ही निकालना है लेकिन 6 माही के जगह त्रैमासिक है या तिमाही है, तिमाही, तो एक साल में कितना तिमाही होता है, तो ध्यान रखेंगे 4 तिमाही होता है, एक साल में 4 तिमाही, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 8 तिमाही होगा, इसलिए n का मान हमको 8 लेना पड़ेगा। और चूंकि त्रैमासिक कितना है, 4 त्रैमासिक होता है ना एक वर्ष में, तो इस प्रकार से हम लोग जो है 10 को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो r का मान हम लिखेंगे 10/4, त्रैमासिक लिख लें। तो इस प्रकार से r का मान ये रखना होगा, इसको अपन काट सकते हैं। तो इस को समझने के लिए हम लोग जो है एक गणित का सहयोग लेते हैं, तो गणित अगर हम लोग बनाएंगे तो ये ध्यान में आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं निखिल जो है एक ग्रामीण बैंक में 1 वर्ष और 6 माह के लिए पैसे लेता है, ध्यान रखेंगे कितना लेता है, तो ये 10,000 लेता है। ब्याज की दर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक, और संयोजन अर्धवार्षिक करना है, अर्धवार्षिक लेना है, ये ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक। तो निखिल के सावधि जमा खाते में जमा धन राशि की परिपक्वता मूल्य अपने को बताना है। तो पहला P का जो मान है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 10,000। अब P मिल गया अपने को, अब R का मान चाहिए, तो R का मान हमको निकालना है, ये 8% वार्षिक है और अर्धवार्षिक हमको प्राप्त करना है, इसलिए एक साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, 2 से भाग देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4%। फिर हमको N का मान लेना है, तो N का मान कितने, ये
1.5 वर्ष है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ कि भाई 1.5 वर्ष में कितना माह हो जाएगा, 18 माह। 1 वर्ष में 12 माह और ये 6 18 माह, ठीक है। और अर्धवार्षिक मतलब कितना होता है, 6 माह। तो 18 को हम 6 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 3। इसलिए n का मान जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सूत्र लगाते हैं, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100⁴n। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे p का मान रखेंगे, तो p का मान 10,000 हो जाएगा। 1 प्लस r का मान हो जाएगा 4/100 और n का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ये हो गया अपना 10,000, 4 और ये 25 से कट जाएगा तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो 26/25 और की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 हो जाएगा, और ये 25 गुणित 25 गुणित 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये 25 चौके 100 हो गया, ये 400 हो गया। 25 से कम 25, 25 अठे 200 हो जाएगा, है ना। तो ये 16 हो जाएगा, 16 बार जाएगा, ठीक है। अब हमको 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 16, है ना, और भागित करके 25 इतना करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का मदद लूँगा, और कैलकुलेटर का मदद करके लेके फिर इसको हल करते हैं। 400 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 और भागित कर देते हैं अपन ये 25, ये 16 लेना है, 400 की जगह 16 लेंगे। 16 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 भागित 25, तो ये लगभग जो है हम लोगों को 11,248 के आसपास मिल रहा है, 11,248। तो इसमें दशमलव के बाद भी कुछ राशि मिलेगी। अपने आंसर में हम लोग देखें तो हाँ, ये आया है 11,248, लेकिन 0.64 है। तो ठीक है, कैलकुलेटर में अपन डिटेल से जब करेंगे तो अपने को 11,248.64 इतना रुपए जो है वह प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है गणित हल करके और जो है इस संबंध में जानकारी और जो है प्राप्त करेंगे। तो ये पहला जो प्रश्नावली है, पेज नंबर 195 में प्रश्नावली 1 जो है ना, प्रश्नावली 1, इसके प्रश्नों को अपन हल करेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे के विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप सभी भैया बहन अच्छे से अध्ययन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।